Hello everyone, welcome to my channel Commerce Center. Hope you all are doing well. So today's topic for discussion is FIOL's 14 Principles of Management. After this video, you will be acquainted with Principles of Management, Concept and Fundamental Principles of Management. स्टार्ट करते हैं विद द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब देखिए इससे प्रायर वीडियो में हमने थ्री फोल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ा फियोल का. उसमें जो फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन थे हमने उसी वीडियो के अंदर किए और जो थर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले उस वीडियो को देखिए एंड फिर इस वीडियो को आप कंसिडर करना. तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी. ठीक है, तो पक्का से आप पहले वो देखना. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. देखिए आजकल के जो बिजनेसेस हैं, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उनका जो एरिया है, जो उनका स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूमरस प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है डे टू डे एक्टिविटीज़ में. और जो मैनेजर है ऑब्वियसली उन्हीं को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता है ना. तो मैनेजर्स को उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनको कुछ गाइडलाइंस की नीड पड़ती है ताकि वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली रन कर सके. तो कौन वो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड करते हैं मैनेजर को. अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. देखिए अकॉर्डिंग टू जिया टेरी प्रिंसिपल क्या होता है, वो एक फंडामेंटल स्टेटमेंट होता है या फिर एक ट्रूथ होती है जो कि प्रोवाइड करता है गाइडेंस या गाइड टू द थॉट्स या फिर एक्शंस को. ठीक है, जिया टेरी के अकॉर्डिंग फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, एक फंडामेंटल स्टेटमेंट है या फिर ट्रूथ है जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं आपके एक्शंस के लिए, आपके थॉट्स के लिए. अब अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ है जो कि जर्नली स्टेट होते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के फॉर्म में. क्लियर? तो इन दोनों डेफिनेशन से हमें क्या पता लगा, एक क्लियर कट हमको पता लग गया कि प्रिंसिपल्स क्या हैं. प्रिंसिपल्स वो बेसिक फंडामेंटल स्टेटमेंट है, वो ट्रूथ है जो कि एक्सप्लेन करते हैं या एस्टैब्लिश करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एंड जिनके प्रेपरेशन में एक्सपर्ट्स का, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल होता है. अब रिलेशनशिप जो है कॉज एंड इफेक्ट को उनको एक्सप्लेन करने, एस्टेब्लिश करने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल्स है वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि क्या एक अल्टीमेट आउटकम होगा अगर कोई एक स्पेसिफिक आप काम करेंगे. ठीक है, एक स्पेसिफिक काम करने से क्या एक अल्टीमेट एक स्पेसिफिक आउटकम निकलने वाला है, इस चीज़ को ये स्पेसिफाई करते हैं. नाउ प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया. अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे क्या होंगे, ये भी फंडामेंटल स्टेटमेंट होंगी जो कि गाइड करेंगी. ठीक है, जर्नल गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, ब्रॉड गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे किसको, मैनेजमेंट को. दैट मीन्स बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ मैनेजर्स को. क्लियर? द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज नथिंग बट दे आर द फंडामेंटल स्टेटमेंट्स व्हिच प्रोवाइड्स ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस for the decision making and behavior of managers. अब जो हेनरी फियोल है उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अपनी बुक में जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. ये वाली बुक के बारे में हमने पिछले वीडियो में किया है. ऑल्सो ये जो 14 प्रिंसिपल है ना, ये एक नॉर्मेटिव गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. नॉर्मेटिव गाइडेंस मतलब कि एक तरह से रूल्स बताते हैं एक तरह से कि किस तरीके से जो मैनेजर है वो मास्टर कर सकता है. ठीक है, किस तरीके से वो मास्टरी कर सकता है इस चीज़ में कि वो एग्जीक्यूट करे जो 5 मैनेजरल जो फंक्शंस हैं उनको इफेक्टिवली. ठीक है, किस तरीके से 5 मैनेजरल फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म करना है, इसके जो गाइडेंस है वो कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रिंसिपल्स, ये 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो कि फियोल ने दिए हैं. क्लियर? होप आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो क्लियर होगा. अब डायरेक्टली 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है उनको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कौन सी ऐसे दो बातें हैं जिनका फियोल ने ध्यान रखा था जब उन्होंने प्रेजेंट किए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को. तो फर्स्ट जो बात है वो है कि जो लिस्ट है ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शुड नॉट बी लॉन्ग
बट शुड बी सजेस्टिव, ठीक है। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी कर दो और वो सजेस्टिव ना हो, नहीं, ऐसी होनी चाहिए लिस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो कि सजेस्टिव हो, दैट मीन्स जो कि हेल्प करे एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में और ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली रन करने के लिए। प्लस ये जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं एक प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया जाएगा जो कि एप्लीकेबल होंगे मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में, ठीक है, दैट मीन्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सेकेंड इज जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, वो रिजिड नहीं होने चाहिए, सो दैट कोई भी चेंज करना हो जब भी जरूरत हो तो वो चेंजेस उसके अंदर किए जा सके, ठीक है, सो दैट चेंजेस कैन बी मेड इन द केस जब भी जरूरत हो, ठीक है। अब देखते हैं क्या फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो कौन कौन से हैं। देखिए 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये आपको दिख रहे होंगे। अब जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये प्रिंसिपल्स हैं, इसके अंदर का मैटर तो ऑब्वियसली आपको समझ आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं, बट इन प्रिंसिपल्स को रिमेंबर करना, इनके नेम्स को रिमेंबर करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, आप कोई ना कोई एक या दो प्रिंसिपल ही चाहे भूले, बट आप एक या दो प्रिंसिपल के नेम जरूर भूल ही जाते हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनको निमोनिक्स के थ्रू याद किया जाए, ठीक है। तो ये निमोनिक जिसके थ्रू आप जो इनके ये अल्फ़ाबेट्स हैं, डियर यूज डिस्को, जो इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं, इनके थ्रू आप रिमेंबर कर सकते हैं कि क्या नेम्स है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो इसलिए बहुत ही ईजी सा निमोनिक यहाँ यूज किया गया है, दैट इज डियर यूज डिस्को, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो मैंने यूएस है ना, इसको मैंने डार्क इसलिए किया है क्योंकि यूएस को आपको 2 टाइम्स यूज करना है, दैट मीन्स यू से भी 2 प्रिंसिपल्स बनेंगे और एस से भी 2 प्रिंसिपल्स बनेंगे, और जो बाकी ये जो सब येलो में है इनसे एक एक प्रिंसिपल बनेगा। तो इन टोटल आपके 14 प्रिंसिपल्स हो जाएंगे। देखिए कैसे, डी से रहेगा आपका डिवीजन ऑफ वर्क, ई से रहेगा आपका इक्विटी, ए से रहेगा आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर से रहेगा आपका रेन्यूमरेशन टू एम्प्लॉयज, यू से आपके 2 रहेंगे यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से भी आपके 2 रहेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एंड स्केलर चैन। फिर ई से आपका रहेगा एस्पिरिट द कॉर्प्स। फिर आपका जो डी है, डी से आपका रहेगा डिसिप्लिन, आई से आपका रहेगा इनिशिएटिव, फिर एस से आपका नेक्स्ट रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, सी से आपका रहेगा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एंड ओ से आपका रहेगा ऑर्डर, ठीक है। तो इन टोटल आपके इस निमोनिक के थ्रू 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेम्स आपके यहाँ से याद हो जाएंगे और आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है इसको ऐसे रिमेंबर करने का। फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क, स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखिए हर एक जो प्रिंसिपल है उसको आप उसके नेम से रिलेट करके समझिएगा, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, डिवाइड कर दो काम को, ठीक है। तो जो होल वर्क है उसको डिवाइड किया जाएगा डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और फिर हर एक इंडिविजुअल को असाइन किया जाएगा वो पार्ट ऑफ वर्क उसकी जो कि उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वो पार्ट ऑफ वर्क उसको दिया जाएगा जिसको वो काम करने के लिए एबल है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि वर्क को डिवाइड किया जाए बिटवीन ऑल द पीपल जो कि उस काम को करने के कैपेबल, उस काम को करने के लिए कैपेबल हो, रादर कि आप कुछ ही बंदों में काम को बांटे और फिर वो लोग उसमें ओवरलोडेड हो जाए। नहीं, आपको क्या करना है, पूरे वर्क को डिवाइड करना है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर इंडिविजुअल्स को उनकी कैपेबिलिटी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली काम को देना है। अब जब जो इंडिविजुअल है, जो वर्कर्स है, परफॉर्म करेंगे एक ही काम को रिपीटेड मैनर में, रिपीटेड बेस पे, तो क्या होगा, वो एक्सपर्ट बन जाएंगे उस काम को करने के लिए, उस पर्टिकुलर पार्ट को परफॉर्म करने के वो एक्सपर्ट बन जाएंगे, जिससे स्पेशलाइजेशन आएगी वर्क के अंदर। और इससे क्या इंश्योर होगा कि जो मिस्टेक्स हैं उसके चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। तो सीधा सा डिवीजन ऑफ वर्क क्या हुआ, काम को डिवाइड करो डिफरेंट पार्ट्स में, फिर इंडिविजुअल्स को उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंगली काम दे दो, और जब इंडिविजुअल्स को रिपीटेड मोड पे करेंगे तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, एंड जिससे कि जो मिस्टेक्स होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल से भी और अच्छे से समझ लेते हैं।
मान लीजिए एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, उसको एक ऑर्डर मिलता है मैन्युफैक्चर करने का 120 लेक्चर स्टैंड्स को, एंड उसके पास 6 वर्कर्स हैं इस काम को करने के लिए। आप डायग्राम से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्कर्स हैं काम कराने के लिए। तो अब उसके पास ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि वो हर एक वर्कर को 20 लेक्चर स्टैंड्स दे दे, कि मतलब 6 वर्कर्स हैं, उनको बोल दे कि 20 आपने बनाने, 20 आपने, ऐसे करके वो डिवाइड कर दे। या फिर वो क्या करे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेक्चर स्टैंड को वो डिवाइड करते 6 वर्कर्स के अंदर, इस मैनर में कि ओनली 1 वर्कर डज द सेम जॉब फॉर 120 लेक्चर स्टैंड्स। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा ना डिवीजन ऑफ वर्क में। तो इस तरीके से वो कर दे। तो हेनरी फ्योल जो है इंडिकेशन है उनका सेकंड वे टू डू द जॉब, नॉट द फॉर्म ऑफ वन। तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या ही होता है कि जैसे मैंने आपको बताया काम को डिवाइड किया जाता है, तो जो सेकंड तरीका है ये रिप्रेजेंट करता है डिवीजन ऑफ वर्क को, और फ्योल जो है इसी पर फोकस करते हैं। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और कि जो डिवीजन ऑफ वर्क है उसका जो दूसरा नाम है लेबर डिवीजन भी होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स भी डिवाइड किए जाते हैं, उनको काम दिया जाता है उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जो टॉपिक है जो प्रिंसिपल्स का, ये काफी इंपॉर्टेंट है एनटीए नेट एस्पिरेंट्स के लिए भी, प्लस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पर्पस के लिए भी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले देख लेते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आपकी ऑब्लिगेशन, कि जो भी आपको काम दिया गया है, जो भी आपको जॉब असाइन की गई है, उसको कैरी आउट करने की ऑब्लिगेशन। तो जो फ्योल है वो क्या कहते हैं कि जो अथॉरिटी है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। दैट मीन्स अगर किसी एम्प्लॉय को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है तो ऑब्वियसली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसके पास सफिशिएंट अथॉरिटी भी उसको दी जानी चाहिए, या फिर किसी एम्प्लॉय को कुछ अथॉरिटी दी गई है तो उसके साथ साथ उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जानी चाहिए। क्लियर? ऐसा क्यों? मान लीजिए आपको सिर्फ अथॉरिटी दे दी, ठीक है, और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, तो आप अपने पावर का मिसयूज कर सकते हैं, ये चांसेस होते हैं यहाँ पर। या फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी पर आपको अथॉरिटी नहीं दी, तो उस केस में आप अपने काम को प्रॉपरली पूरा नहीं कर पाएंगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा ढंग से नहीं पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते कैसे। मान लीजिए सीईओ एक कंपनी के, उन्होंने इंक्रीज कर दिए सेल्स टारगेट, ठीक है, कि उन्होंने मान लीजिए क्या देखिए डबल करने हैं, जो भी अपनी सेल हुई है इस टाइम इस ईयर में, उससे नेक्स्ट ईयर के लिए डबल करनी है सेल्स। तब जो सेल्स मैनेजर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि भाई आपको डबल करनी है सेल्स, तो उसके लिए ऑब्वियसली उसको अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए कि मान लीजिए उस टारगेट को पूरा करने के लिए, इंक्रीज्ड सेल्स के टारगेट को पूरा करने के लिए उसको अपॉइंट करने हो कुछ नए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, या फिर उसको एडवर्टाइजमेंट करनी हो ताकि सेल्स इंक्रीज हो। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ अथॉरिटी उसको जरूर देनी चाहिए। अगर उसको अथॉरिटी नहीं दी जाएगी तो ऑब्वियसली वो अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, एंड वो अगर नहीं भी कर पाएगा तो उसके लिए आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि आपने उसको सफिशिएंट अथॉरिटी ही नहीं दी है अपने काम को पूरा करने के लिए। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली सिर्फ यही कहता है कि जो अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये चीज आप डायग्राम से देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। नाउ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। देखिए जो डिसिप्लिन है वो सबको पता है कि वो बहुत ही ज्यादा असेंशियल होता है किसी भी काम के सक्सेसफुल होने में। ठीक है, किसी भी वर्क परफॉर्मेंस को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही अहम रोल वो अदा करता है वहां पर। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओबीडियंस। ठीक है, ओबे करना, पालन करना किसका? ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है उनका पालन करना, उनको ओबे करना। और वो कौन कौन करेगा? दोनों पार्टीज के थ्रू, सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट दोनों के थ्रू, जो कि जरूरी है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो डिसिप्लिन क्या हुआ?
ओबे करना ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को। तो फ्योल के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए किन किन चीजों का रिक्वायरमेंट रहता है? 3 चीजों का। फर्स्ट है गुड सुपरविजन एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि देखिए सुपरविजन अच्छा होगा सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे तो डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट अगर क्लियर रहेगा, फेयर रहेगा, तभी तो आप उसको फॉलो कर पाएंगे ना। अगर उसी में एम्बिग्युइटी रहेगी तो आप फॉलो किसको करोगे? तो वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज जुडिशियसली। ऑब्वियसली पेनल्टीज का भी प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है, और प्रोविजन के साथ साथ उनका एप्लीकेशन भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर पेनल्टीज या पनिशमेंट्स नहीं दी जाएंगी तो ऑब्वियसली आप सीरियसली नहीं लेंगे रूल्स को और आप उनको ओबे नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कुछ होना तो है नहीं। अगर हम रूल भी फॉलो नहीं करेंगे, ओबे नहीं करेंगे तो हमको कोई कुछ नहीं कहने वाला, तो उस केस के अंदर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे। पर अगर प्रोविजन होगा, एप्लीकेशन होगा पेनल्टीज का जुडिशियसली, तो उस केस में आप उसको सीरियसली लेंगे। अब वहीं पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेल्स मैनेजर है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो बिजनेस कर सकते हैं क्रेडिट पे, ठीक है, सेल्स वो क्रेडिट पे कर सकता है। तो अब ये जो फैसिलिटी है ना वो जनरल कस्टमर को तो दे नहीं रहा, बट अगर उसके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर सामान लेने आते तो वो उसको दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो अपनी जो अथॉरिटी है उसको अच्छे से यूज नहीं कर रहा है, उसका वो मिसयूज कर रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है इनडिसिप्लिन का, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। और अगर ऐसा वो कर रहे हो और आपको ऐसा पता लगता है तो ऑब्वियसली वहां पर जो एप्लीकेशन होना चाहिए पेनल्टीज का। तो जो डिसिप्लिन है वो बहुत नेसेसरी होता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो जो डिसिप्लिन है उसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, ओबे करना ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को, सो दैट प्रॉपर फंक्शनिंग हो ऑर्गेनाइजेशन की। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, देखिए इट रेफर्स टू individual employee should receive orders from only one superior at a time and that employee should be answerable only to that superior, ठीक है। that means देखिए नाम से देखिए कमांड मतलब ऑर्डर एक से, यूनिटी दैट मीन्स एक सुपीरियर से। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसको ऑर्डर मिलना चाहिए सिर्फ एक ही सुपीरियर से एक टाइम पर, और वो एम्प्लॉय जो है वो आंसरेबल होना चाहिए उसी सुपीरियर को। ऐसा क्यों? मान लीजिए आपको वेरियस सुपीरियर्स आपको ऑर्डर दे रहे हैं एक ही टाइम पर, तो इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके ऑर्डर को प्रायोरिटी दी जाए और किसको ना दी जाए, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी एफिशिएंसी भी वहां पर सफर करेगी। वहीं दूसरा इसका एस्पेक्ट ये भी आता है कि मान लीजिए जो वेरियस सुपीरियर्स जो आपको ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे ना कि मेरे ऑर्डर को प्रायोरिटी दी जाए, तो यहाँ पर उनके बीच में भी ईगो क्लैशेस की पॉसिबिलिटी आ जाती है, तो वहां पर उनकी भी एफिशिएंसी सफर करती है। जो फ्योल है वो आर्ग्यू करते हैं इस चीज को कि ईच वर्कर शुड रिपोर्ट टू एंड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम जस्ट वन सुपरवाइजर, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा इससे क्या होगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रिड्यूस होंगी। अल्टीमेटली एक ऐसा एनवायरमेंट आ जाएगा जहां पर एम्प्लॉय को पता होगा कि उससे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है और उसको क्या करना है, ठीक है, वहां पर क्लैरिटी आ जाएगी कंप्लीट। तो इसको एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ लेते हैं। मिस्टर राहुल है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उनको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं मिस्टर आदित्य से जो कि एक सेल्स मैनेजर है कि आपको ज्यादा बेचना है ताकि आप अपने टारगेटेड सेल्स को अचीव कर सकें, ठीक है। उसी समय पर जो राहुल है उनको रिसीव होता है एक ऑर्डर मिस्टर विकी से जो कि प्रोडक्शन मैनेजर है। वो बोलते हैं कि आपको आपको जो सेल्स करनी है ना उसमें आप स्लो हो जाइए क्योंकि शॉर्टेज है अभी रॉ मटेरियल की, ठीक है, उतने अभी प्रोडक्ट्स बन नहीं पाएंगे जितने आप बेच रहे हो, जितनी स्पीड से आप अगर बेचोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली उसके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट इंकर हो गया है कि किसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए और किसकी नहीं, कि मैं ज्यादा सामान बेचूं ताकि जो टारगेटेड सेल्स है वो अचीव हो, या फिर कम जो सामान है उसको बेचूं क्योंकि शॉर्टेज हो रॉ मटेरियल की। तो यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया कि किसके जो ऑर्डर है उसको मैं प्रायोरिटी दूं, ठीक है। तो इससे क्या होगी, एफिशिएंसी सफर होगी दोनों की ही, जो सुपीरियर है
उनमें भी ईगो क्लैशेस आने के रहेंगे चांसेस कि भाई मेरे ऑर्डर को प्रायोरिटी नहीं दी, और जो सबॉर्डिनेट्स है उनकी भी। तो इसलिए जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो क्या बोलता है सीधा सा कि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसको रिसीव करना पड़ेगा, उसको रिसीव करना चाहिए ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम, और एम्प्लॉय जो आंसरेबल होगा उसी सुपीरियर की। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि राइट अप्रोच क्या है कि एक सुपीरियर है वो एक जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको ऑर्डर्स दे रहा है, और जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो उन्हीं को ही आंसरेबल है। और ये रॉन्ग अप्रोच है जहाँ पे वेरियस सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर्स दे रहे हैं और वेरियस सबॉर्डिनेट्स वेरियस जो सुपीरियर्स हैं उनके लिए आंसरेबल हैं। तो ये एक रॉन्ग अप्रोच है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को आप कैसे समझिएगा, इसके लिए देखिए सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, वन हेड फॉर वन प्लान, सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अब वन हेड फॉर वन प्लान का क्या मतलब है, वन प्लान का मतलब है कि एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के लिए जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एक प्लान होना चाहिए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज के लिए जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है। एंड वन हेड का क्या मतलब है, वन मैनेजर होना चाहिए उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर, वन हेड फॉर वन प्लान का क्या मतलब है, इससे क्या होगा, यूनिटी आएगी एक्शंस में और कोऑर्डिनेशन होगा, एक तालमेल होगा ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल से आप इसको अच्छे से समझिए। मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है दो प्रोडक्ट्स को, स्कूटर्स एंड कार्स। हेंस दो डिविजन्स हैं, ठीक है, स्कूटर और कार की। हर एक डिवीजन की अपनी खुद की मार्केट होती है, खुद की प्रॉब्लम्स रहती है एक्सेट्रा। तो हर एक डिवीजन का क्या होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए। ठीक है, हर एक डिवीजन का क्या होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए, और हर एक डिवीजन का क्या होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, देयर शुड बी ओनली वन मैनेजर जो एक्सरसाइज करे कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज जिनके सेम ऑब्जेक्टिव्स हों। और फ्यूल क्या फील करते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, एफिशिएंट रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्लियर, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आई थिंक आपको होप क्लियर हुआ होगा। Now next principle is subordination of individual interest to general interest. अब इस प्रिंसिपल में क्या है, फ्यूल के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय। दैट मीन्स अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के बीच में क्लैशेस होते हैं, क्लैश आता है, तो वहां पर आपको किसको प्लेस करना है फर्स्ट नंबर पे, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। इसी वजह से इस प्रिंसिपल को प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी बोला जाता है। एग्जाम्पल से देखिए, मान लीजिए मैनेजर डिसीजन लेता है जो कि पर्सनली उसको तो हार्म कर रहा है बट ग्रेटर प्रॉफिट्स होते हैं और कंपनी को उस डिसीजन को लेने से, तो जो मैनेजर है उसको वो डिसीजन जरूर लेना चाहिए। ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा डिसीजन है जो कि मैनेजर को पर्सनली उससे प्रॉफिट होते हैं, उससे फायदा होता है बट कंपनी को उससे लॉस हो रहा है, तो उस तरह के डिसीजन को बिल्कुल भी मैनेजर को नहीं लेना चाहिए। क्लियर, दैट मीन्स इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है उसको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रखना है और परस्यू करना है ग्रेटर पर्पस को, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरेस्ट को। होप ये क्लियर होगा। नाउ रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज का मतलब क्या है, देखिए रेम्यूनरेशन का मतलब समझिए। सबसे पहले रेम्यूनरेशन का मतलब होता है प्राइस जो आप पे करते हैं, जो भी आपने सर्विसेज रिसीव की हैं उनके लिए। ठीक है, अब जो आप प्राइस पे कर रही हैं वो फेयर होना चाहिए, किन के टर्म्स में, एम्प्लॉयज के टर्म में भी और फर्म के टर्म में भी। एम्प्लॉयज के टर्म में वो फेयर कब होगा, जब वो अमाउंट सेटिस्फाई करेगा एक एम्प्लॉय को। एंड फर्म के टर्म में कब होगा, जब वो विद इन पेइंग कैपेसिटी होगा फर्म के। ठीक है, तो इन दोनों के टर्म्स में फेयर तब होंगे। दूसरी बात, अब हम बात करें कि फेयर वेजेस या फेयर पे क्या होगी, एक हम टर्म्स में बात करें, क्लियर टर्म्स में, तो वो होगी
ऐसी इतनी पे एटलीस्ट जो कि इंश्योर करे रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, जो कि इंश्योर करे रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। पर मान लीजिए अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट एम्प्लॉयज चाहिए, उनसे बेस्ट उन कैपेसिटी पे काम भी कराना है, बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिलवानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम द जनरल रेन्यूमरेशन जो आप उनको दे रहे हैं, आप उनको कुछ मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स भी दीजिए, तो वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और अपनी बेस्ट कैपेसिटी पे वो वर्क करेंगे। प्लस जो प्रॉपर रेन्यूमरेशन है, प्रॉपर रेन्यूमरेशन को आप किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, वो बेस होती है कुछ फैक्टर्स पे, लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग, डिमांड कितनी है लेबर की, या लेबर की एबिलिटी क्या है काम करने की, तो उस पे बेस होती है प्रॉपर रेन्यूमरेशन कि हाँ इतना हमें इसको देना पड़ेगा, इतना हमें इसको देना चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले कि ओवरऑल कंपनसेशन जो है, जो पे की जा रही है टू वर्कर्स, दैट शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल। दैट मीन्स दैट शुड इंक्लूड, फेयर मतलब क्या, कि दैट शुड इंक्लूड जनरल रेम्यूनरेशन प्लस सब मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स। क्लियर? Now next principle is centralization and decentralization. मीनिंग देखते हैं सबसे पहले दोनों का। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंटर्ड, दैट मीन्स यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है या फिर सेंटर्ड होती है पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एक पर्सन के पास। डिसेंट्रलाइजेशन का वही मतलब होता है डिस्पर्जन होना पावर का, दैट मीन्स डिस्पर्जन होना पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग का अमंग मोर देन वन पर्सन, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि आप इन रिस्पेक्टिव डायग्राम्स के थ्रू देख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू फ्योल, ये इंपॉर्टेंट लाइन, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, देयर इज अ नीड to balance the subordinate involvement through decentralization with managers' retention of final authority through centralization. That means एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। ऐसा नहीं है कि सभी पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग आप जो है सेंट्रलाइज्ड कर दो या सभी आप डिसेंट्रलाइज्ड कर दो, नहीं, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। दैट मीन्स सुपीरियर, जो सुपीरियर्स हैं उनको अपने पास अथॉरिटी रखनी चाहिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की, वहीं उनको अथॉरिटी दे देनी चाहिए जो डेली के डिसीजंस होते हैं, ठीक है, जो लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनके अथॉरिटी को उनको क्या कर देना चाहिए, डेलीगेट कर देना चाहिए टू सबऑर्डिनेट्स। क्लियर? दोबारा से सुनिए, सुपीरियर को अपने पास अथॉरिटी रखनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनको लेने की, वहीं जो लेस इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जो डेली रूटीन के डिसीजंस चलते हैं, उनके अथॉरिटी को डेलीगेट कर देना चाहिए टू सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए, मान लीजिए डिसीजंस है लाइक डिटरमाइन करना है ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज को, या एक्सपेंशन के रिगार्डिंग डिसीजंस हैं, वो तो होने चाहिए सुपीरियर्स के हैंड में। वहीं अगर डिसीजंस है रिगार्डिंग रॉ मटेरियल, ग्रांटिंग लीव टू द एम्प्लॉयज, इनको क्या कर देना चाहिए, डेलीगेट कर देना चाहिए क्योंकि लेस इंपॉर्टेंस के हैं। तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा सा यहाँ पर यही मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। कंप्लीटली दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, बट एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलर चेन का मतलब क्या होता है। तो स्केलर चेन क्या होती है, एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है जो कि मूव करती है हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या होती है, एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी, डायग्राम से देखिए, जो कि मूव करती है हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब फ्योल के ओपिनियन में ये जो चेन है ना, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। दैट मीन्स जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप होना चाहिए और एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जहां पर एक बात ये आती है कि कोई भी स्टेप या फिर कोई भी जो पोस्ट है, ठीक है, बी सी डी, मतलब ये जो भी पोस्ट है, जो भी स्टेप्स हैं, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर हर एक स्टेप से होता हुआ जो कम्युनिकेशन है वो पास होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वन इज फ्योल्स लेटर। फ्योल्स लेटर का क्या है, देखिए, जो फ्योल है उन्होंने एक्सप्लेन किया इस प्रिंसिपल को विद द हेल्प ऑफ अ लेटर। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का एम्प्लॉय है डी,
देखिए डायग्राम से देखिए, कंपनी का एम्प्लॉय है डी, उसको कांटेक्ट करना है बिजनेस पर्पस के लिए एम्प्लॉय एन के साथ, तब वो उसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको सी से होते हुए जाना पड़ेगा, मतलब सी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, फिर बी से, फिर वो ए तक पहुंचेगा, उसके बाद उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा एल से, एम से, एन तक पहुंचने के लिए। दैट मीन्स उनको 5 स्टेप या फिर 5 पोस्ट्स के साथ पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनका हेल्प लेना पड़ेगा, तब जाकर उसको एन के साथ कांटेक्ट उसका फॉर द बिजनेस पर्पस हो पाएगा। तो दैट इज फ्योल्स लेडर। फ्योल ने इस तरीके से इस प्रिंसिपल को फ्योल लेडर की हेल्प से एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात आती है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब क्या होता है? देखिए एक्सेप्शन है इस प्रिंसिपल की। वो कैसे? अभी आप क्या है, डी को एन से बिजनेस कांटेक्ट करना था तो उसके लिए उसको 5 पोस्ट से होकर गुजरना पड़ा। बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस जहाँ पे आप इतना टाइम नहीं ले सकते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर जो एम्प्लॉय इक्वल रैंक के होते हैं, देखिए इक्वल रैंक के हैं ना, यहाँ पे बी एल इक्वल रैंक के हैं, सी एम इक्वल रैंक के हैं, ईओ इक्वल रैंक के हैं, तो जो भी एम्प्लॉय इक्वल रैंक के हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, ताकि कोई भी डिले ना हो कम्युनिकेशन में, वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। देखिए एग्जाम्पल से देखिए, डी कैन हैव अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन, but for doing so employee D and N shall have to seek prior permission to the immediate bosses। देखिए वो कर तो सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बट उसके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उनके इमीडिएट बॉसेस हैं, डी का सी है और एन का एम है, उनसे उनको परमिशन लेना पड़ेगा, और जो भी उनके बीच में बात हुई है, जो भी मिनट्स रहे हैं उनकी मीटिंग के, वो भी उनको बताने पड़ेंगे अपने इमीडिएट बॉसेस को। क्लियर? तो स्केलर चैन का जो प्रिंसिपल है वो क्या शो करता है? वो बताता है कि एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी, जो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक्स इन अ स्टेट लाइन, और किस तरीके से जो कम्युनिकेशन है वो हर एक लेवल, हर एक पोस्ट से होकर आएगा। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर बता रखी है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, इमरजेंसी सिचुएशन हो तो किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो ये सब चीज़ें स्केलर चैन के हेल्प के थ्रू एक्सप्लेन्ड है, फ्योल ने एक्सप्लेन की है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहां पर एक सूटेबल प्लेस होना चाहिए, किसका? एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज का, और एवरीवन दैट मीन्स हर एक पर्सन का, एवरीथिंग एंड एवरीवन। और जो एवरीथिंग एंड एवरीवन है ना, वो अपने राइट प्लेस पे भी होना चाहिए। दैट मीन्स एक सूटेबल प्लेस तो हो ही हो, और उस प्लेस पे वो प्रेजेंट भी होनी चाहिए, वो दोनों चीजें। क्लियर? इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर मस्ट बी ऑर्डरलीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? अब फ्योल क्या कहते हैं कि जो एंटरप्राइज है उसके अंदर 2 डिफरेंट ऑर्डर्स होने चाहिए। कौन कौन से? मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया, एवरीथिंग एंड एवरीवन, तो यहीं से आई है चीजें। एवरीथिंग दैट मीन्स मटेरियल ऑर्डर फॉर फिजिकल रिसोर्सेज, एंड सोशल ऑर्डर दैट मीन्स एवरीवन, सोशल ऑर्डर फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर? तो मटेरियल ऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पर अरेंजमेंट होती है थिंग्स का, उसको बोला जाता है मटेरियल ऑर्डर। यहाँ पर इंश्योर किया जाता है कि प्रॉपर और फिक्स प्लेस रहे वेरियस मटेरियल्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का, ताकि जिस टाइम पर जिस भी इक्विपमेंट की जरूरत हो वो अपने प्लेस पर ही मिले। वही सोशल ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ पीपल, उसको बोला जाता है सोशल ऑर्डर। यहाँ पर इंश्योर किया जाता है कि प्रॉपर फिक्स्ड प्लेस हो, कैबिन हो या सीट हो ह्यूमन रिसोर्सेज की, एक एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि जब भी जरूरत हो उस एम्प्लॉय की तो हम वहां पर जाकर उसको अप्रोच कर सके। तो मेंटेनिंग दीज 2 ऑर्डर्स प्रॉपर्ली इंश्योर करता है कि एवरीबडी, सबको पता होगा कि उसका वर्क प्लेस क्या है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको जो करना है उसको कहाँ से मिलेगा। दैट मीन्स ही वुड गेट हिज डिजायर्ड मटेरियल, ठीक है, जो भी मटेरियल है उसका एक प्रॉपर प्लेस है होगा, तो ऑब्वियसली आपको जब भी चाहिएगा वहां से जाकर ले सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ऑल द अवेलेबल रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है कि हर एक चीज का और हर एक पर्सन का
क्या हो, एक सूटेबल प्लेस हो और वहां पर उस सूटेबल प्लेस पर वो प्रेजेंट भी हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब देखिए, इक्विटी का मतलब क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है तीन चीजों का। कौन कौन सी? फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि जो मैनेजर है वो काइंड होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए टुवर्ड्स देयर वर्कर्स। हर एक वर्कर को आपको एक जैसा, एक समान ट्रीट करना है। कोई भी किसी भी तरह की आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, किसी भी बेस पे, चाहे वो रिलीजन का बेस हो, चाहे वो कास्ट का बेस हो, चाहे वो बिलीफ हो, एक्सेट्रा। हर एक एम्प्लॉय को आपको इक्वली ट्रीट करना है और इम्पार्शियली ट्रीट करना है। कोई भी पार्शियलिटी, फेवरेटिज्म आपको नहीं करना है। दे शुड बी गिवन सिमिलर ट्रीटमेंट टू द पोजीशन ऑफ सिमिलर पोजीशन। एग्जाम्पल देखिए, जो सबॉर्डिनेट है, जो सिमिलर जॉब्स को परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक 2 क्लर्क्स है तो उनको सेम वेज रेट से आपको पे करना है। या सिमिलरली अगर 2 एम्प्लॉयज है, वो लेट कमर्स है, तो उन दोनों को सेम ही ट्रीटमेंट देना है। अगर आप उसको कोई पनिशमेंट दे रहे हैं, कोई वार्निंग्स दे रहे हैं, तो वो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स इक्विटी का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो मैनेजर है उसको फेयर होना है, काइंड होना है, हर एक वर्कर के टुवर्ड्स उसको, हर एक वर्कर को समान देखना है, एक ही नजरिए से देखना है, किसी भी तरह की कोई पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय हैं वो लॉयल बनेंगे और डिवोटेड बनेंगे टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाएगा। आप इसको इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वर्कर्स हैं शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। दैट मीन्स उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी वर्क परफॉर्मेंस को, जॉब परफॉर्मेंस को शो कर सकें। ये जो प्रिंसिपल है वो एम्फोसाइज करता है कि जो एम्प्लॉयज है उनको आपको फ्रीक्वेंटली एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन में मूव नहीं कराना है। दैट इज, जो पीरियड है सर्विस का वो फिक्स होना चाहिए और उनको आपको टाइम देना चाहिए कि उस सर्विस पीरियड के अंदर वो सर्व भी करें। ठीक है, सर्विसेज शुड बी सर्व्ड, क्योंकि जो फ्यूल है उनके अकॉर्डिंग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एन एम्प्लॉय टू गेट यूज टू अ न्यू वर्क। टाइम चाहिए किसी एक नए काम को करने के लिए, उससे यूज टू होने के लिए टाइम चाहिए एम्प्लॉय को, और सक्सीड होने के लिए उस काम में भी टाइम चाहिए। बट अगर आप उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, बट अगर आप उसको रिमूव कर देंगे तो वो अपनी सर्विसेज को वर्थ, मतलब रेंडर नहीं कर पाएगा उन सर्विसेज को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ही विल नॉट बी एबल टू रेंडर वर्थ वाइल सर्विसेज। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, टाइम, मनी, एफर्ट्स जो भी आपने ट्रेनिंग पे लगाए हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ जॉब जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्रिएट करता है टीम स्पिरिट को, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को अमंग द वर्कर्स, जो कि अल्टीमेटली इंक्रीज करते हैं क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ वर्क को। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का सीधा सीधा ये मतलब है कि आपको सफिशिएंट टाइम देना है जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज है उनको, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। उनको मूव नहीं कराना है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में बहुत ही फ्रीक्वेंटली। क्लियर? Now next principle is principle of initiative. अब principle of initiative में क्या होता है, इसका मतलब है eagerness to initiate actions without being asked to do so। मतलब कि आप खुद से ही actions को initiate कर रहे हैं, आप इतने eager हैं, आपसे बोला नहीं गया है, आप फिर भी कर रहे हैं। तो ये चीज कब होगी, ये possible कब होगा, जब जो मैनेजर है वो वेलकम करेंगे थॉट्स अपने सबॉर्डिनेट्स के। जो फ्यूल है वो एडवाइस भी करते हैं मैनेजमेंट को कि जो मैनेजमेंट है उनको प्रोवाइड करानी चाहिए अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयज को, ताकि वो सजेस्ट कर सके आइडियाज, अपने एक्सपीरियंसेस एंड न्यू मेथड्स ऑफ वर्क। अगर वो ऐसा करेंगे, इससे क्या होगा, सबॉर्डिनेट जो है अपने आइडियाज, जो न्यू आइडियाज है, यूजफुल आइडियाज है, उनको वो प्रेजेंट करेंगे अगेन एंड अगेन, और ग्रेजुअली वो पार्ट बन जाएंगे, इंटीग्रल पार्ट बन जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन का।
जो कि हेल्प करेगा डेवलप करने में एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो कि ट्रस्ट का होगा और एक दूसरे को समझने का होगा। क्लियर? तो इनिशिएटिव प्रिंसिपल में सीधा सा ये बोला जाता है, फ्यूल ये एडवाइस करते हैं कि जो मैनेजमेंट है उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉयज की, कि वो सजेस्ट कर सके अपने आइडियाज को, एक्सपीरियंसेस को, ठीक है, और न्यू मेथड्स ऑफ वर्क को विदाउट एनी हेजिटेशन। एग्जाम्पल से देख लीजिए, मान लीजिए एक सेल्समैन है, वो सजेस्ट करता है सेल्स मैनेजर को टू इम्प्लीमेंट अ न्यू एडवर्टाइजमेंट टेक्निक। अगर आप उसके सजेशन को लिस्ट भी कर लेते हैं ना बहुत अच्छी तरीके से, केयरफुली, इवन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं भी करें तब भी उससे उसको बहुत अच्छा फील होगा, वो इनकरेज फील करेगा और वो आगे और सजेशंस देगा फ्यूचर में भी। तो इस तरह के जो एक्शंस होते हैं ना, वो इनकरेज करते हैं इनिशिएटिव को। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में। नाउ द लास्ट प्रिंसिपल इज अ स्पिरिट द कॉर्प्स। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। दैट मीन्स हार्मनी होना वर्क ग्रुप में एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना वर्कर्स के बीच में। यहाँ पर जो आई है, जो मैं वाली जो भावना होती है ना, उसको रिप्लेस करना है हम से, वी से, इन द मैनेजर्स। जब भी वो कन्वर्सेशन कर रहे हो वर्कर्स के साथ, बिकॉज अगर वो हम करके मतलब इस तरीके से अगर वो बात करेंगे तो इससे क्या शो होगा, इससे बेसिकली ये शो होगा कि हाँ सिर्फ हम अपने बारे में नहीं, हम एज अ होल बात कर रहे हैं, उनको वो कंसिडर कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज अ फैमिली मेंबर। तो फ्यूल सजेस्ट करते हैं कि देयर शुड बी टीम स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो एम्प्लॉयज है उनको कंसिडर करना चाहिए अपने आप को एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वो कैसे कंसिडर करेंगे, वो जब हम उनको ऐसा फील कराएंगे, जब जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो उनको इस तरीके का फील कराएंगे। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल है वो बेस होगा किन चीजों पे, दो चीजों पे। फर्स्ट है यूनिटी स्ट्रेंथ एंड सेकेंड है यूनिटी ऑफ स्टाफ इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये स्टेट करता है कि जो दोनों वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उनको इकट्ठा काम करना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए, ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। क्यों? क्योंकि जो टीम कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो हमेशा बेटर होता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से, और जो टीम कंट्रीब्यूशन है वो सिनर्जिक इफेक्ट भी क्रिएट करता है। तो एस्पेक्ट द कॉर्प्स का सीधा सीधा मतलब है रिप्लेस कीजिए आई को वी के साथ, क्योंकि यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथ होती है और यूनिटी ऑफ स्टाफ जो है वो फाउंडेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस के पाथ पर ले जाने के लिए। क्लियर? अब यहाँ पे जो 14 प्रिंसिपल्स है वो कंप्लीट होते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें जो क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी के वो रहेंगे, प्लस जो फ्यूल और जो टेलर है उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज और जो डिससिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में हम उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस है 2, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल वायलेट्स द फंक्शनल फॉर्मेशन टेक्निक स्टेटेड बाय टेलर। सेकेंड वन इज व्हिच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वन हेड फॉर वन प्लान। इन दोनों के आंसर्स आपको जरूर कमेंट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फ्यूल टू मैनेजमेंट थॉट, बिकॉज ये जो टॉपिक है वो बोथ फॉर द एंटी एस्पायरेंट्स एंड फॉर द ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पर्पस इंपॉर्टेंट है। So that is all about today's video. Thank you. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हैव अ नाइस डे ऑल। कोई भी स्पेसिफिक वीडियो से रिगार्डिंग, अगर आपकी टॉपिक से रिगार्डिंग अगर रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उस पर ज़रूर प्रिपेयर करेंगे एक लेक्चर। थैंक यू।